ठीक है, आज जो है बच्चे क्लास में नहीं हैं। सलमान खान, अभी बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। बेटा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू। सो आई होप सो आप सबको जो है वो मेरी स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही होगी। ठीक है, सो मेक श्योर कीजिएगा, मुझे एक दफ़ा बताइएगा कि क्या मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है। ऑल ऑफ़ यू जो अभी आ रहे हैं बेटा, टाइम पे आया करें। ठीक है, 10 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है तो आपको टाइम पे आना ज़रूरी है। ओके, जी सर आ रही है। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट टॉपिक इज़ ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, दैट टॉपिक इज़ ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या है? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे फ्रिक्शन क्या है, उसके बाद माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है। ठीक है, आफ्टर दैट हम जो है वो स्टैटिक टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को पढ़ेंगे, जिसमें स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, एंड आफ्टर दैट रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एंड देन मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन के कुछ टॉपिक हैं बेटा, शॉर्ट के रिस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें बहुत सारे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। व्हाट इज़ फ्रिक्शन, व्हाट इज़ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज़ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, डिफरेंस बिटवीन रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, why rolling friction is less than sliding friction, what is the difference between static friction and kinetic friction। ठीक है, तो ये बहुत सारी जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो इस टॉपिक में बनते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ठीक है, आपको इस टॉपिक का पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन क्यों है, कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं, फ्रिक्शन कॉज किस वजह से होती है। पहले ये टॉपिक जो था वो डायनेमिक 1 के अंदर था, यानी कि तीसरे चैप्टर में था। अब जो है वो इसने ये डायनेमिक 2 के अंदर डाल दिया है टॉपिक। ठीक है, तो पहले ये टॉपिक आप पढ़ चुके हैं डायनेमिक के अंदर। ठीक है, जिन्होंने प्री 9 की थी लास्ट ईयर, उन्होंने ये तीसरे चैप्टर के अंदर जो है वो डायनेमिक पढ़ा था। ठीक है, तो आपका पेज नंबर है बुक का 100। ठीक है, पेज नंबर बुक का कौन सा है आपका? 100। ये जो न्यू बुक है बेटा, इसका पेज नंबर है 100। तो इसमें वो कह रहा है कि फ्रिक्शन इज डिनोटेड बाय लेटर एफ। फ्रिक्शन को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। इट इज़ द रेजिस्टेंस टू द रिलेटिव मोशन दैट अकर्स व्हेन एवर द मटीरियल आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि फ्रिक्शन इज़ अ कॉन्टेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन क्या है? एक कॉन्टेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन क्या है बेटा जी? द फर्स्ट थिंग यू मस्ट नो दैट फ्रिक्शन इज़ अ कॉन्टेक्ट फोर्स। द सेकेंड थिंग, इट इज़ अ रेजिस्टिव फोर्स। आपको ये भी पता होनी चाहिए कि ये रेजिस्टिव फोर्स है, ये रेजिस्ट करती है मोशन को। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ रिएक्शनल फोर्स। ठीक है, ये कौन सी फोर्स है? रिएक्शनल फोर्स। ठीक है, इट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स, इट इज़ अ रेजिस्टिव और रिएक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन जो है वो डिनोट एफ से किया जाता है, और ये मोशन को रेजिस्ट करती है। वो फोर्स जो किसी मोशन को रेजिस्ट करे क्या कहलाती है बेटा? वो कहलाती है फ्रिक्शनल फोर्स। अ फोर्स which is applied by a body to resist the motion is called frictional force। ठीक है, फ्रिक्शन इज डिनोटेड बाय लेटर एफ। ठीक है, और ये कॉन्टैक्ट फोर्स है वेदर दे आर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, कोई भी अगर आपका बेटा मटेरियल है तो वो मटेरियल जो है वो फ्रिक्शन जो है उसके ऊपर एक्ट करेगी। ठीक है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स है। जब भी मोशन होगा तो उस मोशन को रेजिस्ट किया जाएगा। ठीक है, और उस मोशन को जो रेजिस्ट किया जाएगा, उसकी जो आप कह लें कि मज़ाहमत जो की जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। सिंस इट इज़ ये क्या लिखा हुआ है? देयर फॉर इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सिंस इट इज़ अ फोर्स, यहाँ पे ना इट इज़ अ फोर्स था ये।
ठीक है, बुक पे अगर आप देखें तो ये फोर्स लिखा हुआ है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज़ न्यूटन एंड हैव यूनिट एज न्यूटन। कभी कभार तेज़ी में लिखते हुए बेटा ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो क्या है कि बेटा फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, तो फ्रिक्शन की यूनिट क्या होगी, फ्रिक्शन की यूनिट भी न्यूटन होगी, ठीक है। ये देख लें आपके, वो क्या करता है, वो अपनी तरफ लड़का खींच रहा है इसको, मटेरियल को, और मटेरियल जो है वो आ नहीं रहा, मटेरियल जो है मोशन अगर इस तरफ को हो रहा है, ठीक है, इफ़ मोशन इज़ टेकिंग इन दिस डायरेक्शन देन फ्रिक्शन विल बी, आप ये कह लें कि फ्रिक्शन जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, फ्रिक्शन क्या होगी, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, फ्रिक्शन उसको क्या करेगी, अपोज करेगी, ठीक है। तो मोशन पे जो अप्लाइड फोर्स है वो एक्शन फोर्स होगी, और जो रिएक्शन फोर्स होगी वो कौन सी फोर्स होगी, फ्रिक्शन होगी। तो फ्रिक्शन क्या है, कांटेक्ट फोर्स है, जब तक बॉडी कांटेक्ट में है तभी लगेगी, अगर बॉडी कांटेक्ट में नहीं है तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है। उसके बाद ये रेजिस्टिव और रिएक्शनल फोर्स है। तो मुझे बताइएगा क्या यहाँ तक आपको मेरी बात जो है वो समझ में आई है, ठीक है। हैव यू अंडरस्टैंड दिस थिंग बेटा, फिर आगे चलें। आ गई है, ओके गुड, चल आगे चलते हैं। बच्चों को बेटा नोटिफाई करें, जो नहीं है क्लास में होने चाहिए। मैं क्लास में जब आऊँगा बेटा मैं फिर इनसे पूछ लूँगा कि वाई दे वर नॉट इन द क्लास। अब माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रिक्शन, नेक्स्ट जो है वो आपका टॉपिक पेज नंबर 100 पे ही है, 4.6.1 माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रिक्शन। अब माइक्रोस्कोपिक क्या होता है बेटा, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है माइक्रोस्कोपिक और एक होता है मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, दो तरह की डिस्क्रिप्शंस होती हैं, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। स्कोपिक या स्कोप का मतलब होता है बेटा विजन से देखना, जैसे टेलीस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये स्कोप का मतलब होता है विजन, देखना, किसी चीज़ को व्यू करना, ठीक है। तो माइक्रो का मतलब होता है बेटा लिटिल, स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, ठीक है। तो वो चीज़ें जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, आम आंख से नहीं देख सकते, वो माइक्रोस्कोपिक होता है। और मैक्रोस्कोपिक क्या होती हैं बेटा, बड़ी चीज़ें, लार्ज ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम खुद हैं, हम बड़े हैं, हम आम आंख से नज़र आ जाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया या एटम या आप ये कह लें सेल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब जो है वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन के अंदर मतलब ये है कि छोटा, उसके छोटे एटम लेवल के ऊपर जाके जो है वो फ्रिक्शन को एनालिसिस करना कि फ्रिक्शन क्या है, वो उसकी माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन है। एवरी सरफेस इज़ रफ, ये कफ नहीं, रफ है। एवरी सरफेस इज रफ सरफेस दैट अपीयर्स टू बी हाईली पॉलिश्ड, ठीक है। कोई भी सरफेस वो कहता है कि बेशक वो हाईली पॉलिश्ड आपको नज़र आए, बड़ी ही स्मूथ ऊपर से नज़र आ रही हो, लेकिन अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो वो माइक्रोस्कोप के अंदर आपको रफ ही नज़र आएगी। देयर इज़ सच अ थिंग एज परफेक्टली, देयर इज़ नो सच अ थिंग एज परफेक्टली फ्लैट सरफेस। कोई भी ऐसी सरफेस नहीं है कि जो परफेक्टली फ्लैट हो बेटा, हर चीज़ के अंदर रफनेस होती ही होती है, ठीक है। आपको कोई चीज़ बहुत स्मूथ लग रही है तो आप अगर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो वो स्मूथ नहीं होगी, वो क्या होगी, रफ ही होगी, ठीक है। एज a result the two surfaces that touching are not really touching across the entire area, thus the appears to be touching contact points, the roughness of both surfaces interlock which makes friction। अब क्या होता है बेटा, अब ये देखें, आपको मैं एक एग्जांपल, आप ये डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक जो है वो ब्लॉक जो है पड़ा हुआ है बेटा एक सरफेस के ऊपर, ऑल दो देखने के अंदर तो ये ब्लॉक और ये जो आपके पास ऊपर ये जो बॉक्स और नीचे ये जो सरफेस है, दे बोथ लुक स्मूथ, आपको ये स्मूथ लगेंगे। लेकिन जब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा यहाँ तो पिट्स एंड बम्प्स हैं, पिट्स एंड बम्प्स। अब ये पिट्स एंड बम्प्स क्या होते हैं बेटा, पिट्स का मतलब होता है बेटा गड्ढे, जिसको हम क्या कहते हैं, खड्डे, ठीक है।
तो वो गड़े जो होते हैं पिट्स होती हैं ना इस तरह से, एंड बम्प्स मीन ऊपर जो ये जैसे हमारे स्पीड ब्रेकर होते हैं, ठीक है। तो सर्फेसिस के अंदर ऐसे पिट्स एंड बम्प्स होते हैं, पिट्स एंड बम्प्स होते हैं। अब दूसरी सरफेस जो है उसके अंदर भी पिट्स एंड बम्प्स होते हैं, वो हमें स्मूथ नज़र आ रही होती हैं लेकिन वो स्मूथ होती नहीं है। ऑल दो दे लुक स्मूथ, बट माइक्रोस्कोप के अगर आप छोटा उसका व्यू देखें तो वो स्मूथ होती नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं बेटा, आप अगर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो आपको ये पता चलेगा कि ये तो स्मूथ नहीं है, ये तो लग रही स्मूथ थी। तो ये क्या कर लेती हैं, ये एक दूसरे को अपने अंदर लॉक कर लेती हैं, ये एक दूसरे के अंदर फंस जाती हैं। यहाँ पे ना ये सर्फेसेस, दो सर्फेसेस जब इन कांटेक्ट होती हैं तो इनके जो ये पॉइंट्स होते हैं बेटा, ये एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं, लॉक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जब एक दूसरे को लॉक करते हैं तो इनकी लॉक होने की वजह से ये क्या क्रिएट करते हैं बेटा, रेजिस्टेंस। ये क्या क्रिएट करते हैं बेटा जी, रेजिस्टेंस, रुकावट क्रिएट करते हैं, लॉक हो जाते हैं ना। तो वो जो रुकावट होती है उस रुकावट को हम क्या कहते हैं, ज़रा बताइएगा मुझे, उस रुकावट को क्या कहा जाता है। रेजिस्टेंस तो नहीं कहते उस रुकावट को, वो तो रेजिस्टेंस तो मैंने बता दिया। उस रुकावट का नाम क्या है, फ्रिक्शन नाम है। सवेरा इज टेलिंग, ठीक, फ्रिक्शन नाम है उसका, नाम क्या है, फ्रिक्शन, ठीक है। इसी रुकावट को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड नेक्स्ट स्लाइड। अब देखें यहाँ पे भी आपको यही चीज़ दिखाई गई है कि ये देखें रफ सरफेस है, मोशन दिस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, मोशन इज टेकन इन दिस डायरेक्शन एंड रिएक्शन इज, फ्रिक्शन इज अप्लाइड अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्यों है, यहाँ पे पिट्स एंड बम्प्स हैं, ये पिट्स एंड बम्प्स लॉक बना लेते हैं। इस लॉक को जो ये जो लॉक होता है ना बेटा, इसका एक नाम होता है, इसको कहते हैं कोल्ड वेल्ड। दे फॉर्म अ कोल्ड वेल्ड, वो एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं ना तो एक छोटा सा वेल्ड बन जाता है, ठीक है। कोल्ड वेल्ड उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कोल्ड वेल्ड, ठंडा जो है वो वेल्ड हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। फिर फोर्स अप्लाई करने के ऊपर ये वेल्ड जो है वो टूट जाता है, ठीक है। सो दिस लॉक, दिस इंटरलॉक इज कॉल्ड कोल्ड वेल्ड। यहाँ तक भी आई होप सो आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन किस वजह से होती है, फ्रिक्शन क्या होती है, अब तक हमने ये बात पढ़ी और माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रिक्शन पढ़ी कि माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन फ्रिक्शन की क्या है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स की दो टाइप्स होती हैं, एक फोर्स की टाइप होती है जी स्टैटिक फ्रिक्शन, एक को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना, यही होती है स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। आपकी बुक का पेज नंबर है जी, दिया हुआ है कहीं पे ये ना, होगा, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन यहीं आपकी बुक से ही लिखा है मैंने, फ्रिक्शनल डिसिपेशन नहीं लिखा, यहीं पे है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, static friction occurs when the frictional force is sufficient to prevent the related motion, ये क्या है, related motion between the surface। अब क्या है कि फोर्स तो लग रही है बेटा बॉडी के ऊपर, एक बॉडी है, ठीक है, एक मास है यहाँ पे, लेट्स से, अब इसके ऊपर यहाँ पे फोर्स तो लग रही है लेकिन ये जो नीचे सरफेस है, इस सरफेस की फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो क्या है बेटा, ज़्यादा होने की वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होने की वजह से वो इंटरलॉक जो है वो टूट नहीं पा रहे, वो जो कोल्ड वेल्ड बने थे, वो जो लॉक बने थे वो टूट नहीं पा रहे और मोशन नहीं हो रहा, मोशन नहीं हो रहा। स्टैटिक का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था कि स्टैटिक का मतलब ही क्या होता है, स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। कोई बॉडी जब रेस्ट पे हो, ठीक है, किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से
या किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्टैटिक कहते हैं, रुका हुआ। ठीक है, तो स्टैटिक का मतलब होता है रुका होना। स्टैटिक फ्रिक्शन मीन रुकी हुई ऐसी फ्रिक्शन जिसमें मोशन ना हो रहा हो। तो क्या है कि जब फोर्स लगे और फ्रिक्शनल फोर्स सफिशिएंट हो कि वो मोशन को प्रिवेंट कर ले, मोशन को होने से रोक ले, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगी बेटा, उस फ्रिक्शन को हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। सपोज you want to slide a filling cabinet across the across the floor, you push on it but it does not move। देखें वो लिखा है ना, it doesn't move, so the motion it is in the static friction, to get the job done the push harder। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं, असल में जल्दी में लिखा होगा मैंने। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप उसको क्या करें, आपको उसको हार्डर पुश करना पड़ेगा और वो फिर भी जो है वो मूव नहीं करता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपकी अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा है। ऐसी कंडीशन के अंदर जो है वो क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है वो आप मूव नहीं करेगी। इंटरलॉक जो है वो ब्रेक नहीं होंगे, जब इंटरलॉक ब्रेक नहीं होंगे तो आपकी बॉडी मूव नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि क्या आपको स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में कुछ थोड़ी बहुत समझ में आई है क्या? इसके बारे में कोई क्वेश्चन है आपका? जब मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो आपका चैट बॉक्स उस वक्त ओपन होता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। क्या सर, क्या लिख दिया आपने, पता नहीं, समझ आ गई है? ठीक है, कि जब फोर्स लगे और उस कंडीशन के अंदर मोशन ना हो, तो उस कंडीशन में फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है, उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम जो है वो क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ओल्ड बुक में डिटेल्स है, इस बुक में नहीं है। अच्छा, चलें पढ़ लें पढ़ लें पढ़ लें। नेक्स्ट है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? अब हमने पढ़ा कि इन दोनों के दरमियान कोल्ड वेल्ड होता है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान कोल्ड वेल्ड होता है। अब हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स, फॉर एग्जांपल मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स के बाद बेटा ये कोल्ड वेल्ड जो है वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ये जो लॉक हैं ये लॉक ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, मैं फोर्स लगाता जाता हूँ लगाता जाता हूँ लगाता जाता हूँ, एक अमाउंट ऐसी आती है बेटा कि उसके ऊपर ये मैक्सिमम जो है वो फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही होती है। उससे ज़्यादा जैसे ही मैं फोर्स लगाता जाता हूँ तो ये जो कोल्ड वेल्ड हैं ये ब्रेक हो जाते हैं। ये जो लॉक है, इंटरलॉक है, ये ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो वो सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स बेटा जिसके बाद ये कोल्ड वेल्ड ब्रेक हो जाएं, तो उस फोर्स को क्या कहते हैं, उस फोर्स को आप लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, कि ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, ये इसके बाद जो है वो क्या होती है, ये जब फोर्स लगाई जाती है बेटा तो वो कोल्ड वेल्ड जो हैं वो टूट जाते हैं और अप्लाइड फोर्स कम हो जाती है। ठीक है, तो चीज़ को मूव करवाते हुए, एक दफ़ा चीज़ को मूव करवाने के लिए बहुत फोर्स लगती है। जब वो मूव करने लग जाए तो फिर उसकी फोर्स जो है वो कम, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाती है। ठीक है, कोल्ड वेल्ड ब्रेक हो जाते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाती है। वो फोर्स जो कोल्ड वेल्ड टूटने से बिल्कुल थोड़ा सा वक्त पहले होती है वो मैक्सिमम होती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। द रेशियो बिटवीन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल फोर्स। ठीक है, वो कह रहे हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स के दरमियान जो हमारी रेशियो होती है, इट इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या चीज़ होती है? ठीक है, ये समझना ज़रूरी है बेटा, आपके प्रैक्टिकल दिए हुए हैं, अगर इसने ख़त्म भी कर दिया है ना यहाँ पे, तो ये आपका समझना इसलिए ज़रूरी भी है कि आपके प्रैक्टिकल जो हैं उसमें आपने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, आपके फ्रिक्शन से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स हैं उसके अंदर, तो वहाँ पे जब आपको ये बेसिक ही नहीं पता होगी, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, तो आप फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इस बात को समझना ज़रूरी है।
ठीक है, इसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को भी समझना ज़रूरी है। अब वो कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो इट इज़ द रेशियो बिटवीन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज रेशियो बिटवीन लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड वेट। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और वेट के दरमियान ये क्या है बेटा, कोफिशिएंट है। म्यू इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। ठीक है, तो म्यू हमारे पास क्या है बेटा, इट इज द रेशियो बिटवीन लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड वेट। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होगी, म्यू इंटू एम जी या वेट, यहाँ पे आप एम जी वेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, म्यू एम जी जो है इसके बराबर जो है वो आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये कौन सी फ्रिक्शन है बेटा, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। अब मुझे इस म्यू की आपने यूनिट बतानी है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस म्यू। अली आपने हैंड रेज किया है, यू हैव एनी क्वेश्चन। पेज नंबर बेटा 101, ये आपकी पुरानी बुक पे थी बेटा। ये टॉपिक ये जो मैं आपको स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन वाला करवा रहा हूँ, ये पुरानी बुक पे है, समझना ज़रूरी है कि आपके प्रैक्टिकल्स में इन्वॉल्व है। ठीक है, ऑल दो आपकी नई किताब इसको खा गई है। ठीक है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है, ये इसके आपके पास प्रैक्टिकल आपने करने हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की यूनिट क्या होगी, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ दिस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कौन बताएगा, जल्दी बताएं ना, 30 मिनट तो हो गए हैं। What will be the unit of this coefficient of friction। ये म्यू जो है बेटा इसकी क्या यूनिट होगी, जल्दी बताएं भाई, कोई भी इतना सियाना स्टूडेंट नहीं है जो बता सके। ऑल दो ये पहले मैं बता भी चुका हूँ, न्यूटन नहीं, अली न्यूटन नहीं होगी। अनस भी कह रहे हैं न्यूटन नहीं। न्यूटन नहीं है, न्यूटन नहीं है जी। वेट तो यूनिट है ही नहीं सादिया, वेट तो फिजिकल क्वांटिटी है, पाउंड। इज इट म्यू जी, म्यू की यूनिट बताएं क्या होगी। ऊपर एफ एस है, अच्छा मुझे ये बताएं एफ एस की क्या यूनिट होगी। काफी बेकार लोग हैं, बिल्कुल बेकार। अल्लाह जी, ये देखें बेटा, म्यू इज इक्वल्स टू एफ एस। एफ एस की क्या यूनिट है, फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, न्यूटन है। नीचे वेट है, वेट की क्या यूनिट है, न्यूटन है। न्यूटन न्यूटन से कट जाता है, तो म्यू जो है हैज़ नो यूनिट। ये बताएं, ये यूनिटलेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, म्यू की कोई यूनिट नहीं होती। कैसे आप सियाने लोग आ गए। नेक्स्ट है काइनेटिक फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन व्हेन अकर्स देयर इज रिलेटिव स्लाइडिंग, जब स्लाइडिंग हो रही हो, जब मोशन हो रहा हो। ठीक है, आप फोर्स लगाएं बॉडी के ऊपर और बॉडी स्लाइड कर जाए, बॉडी मूव कर जाए, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है। ठीक है, वो व्हेन द कैबिनेट स्टार्ट इट्स मोशन देयर इज स्टिल फेयर हीट ऑफ रेजिस्टेंस, नहीं होगा, कुछ और होगा। हाउएवर इट इज़ ईजियर टू कीप द कैबिनेट स्लाइडिंग देन इट इज़ टू गेट इट मूविंग। दिस इज बिकॉज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज जनरली लेस देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो थोड़ी कम होती है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से, जो कि आपके पास क्या होती है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन याद रखिएगा बेटा,
ठीक है, कि जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ एस है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर आप इसको एफ नॉट कह दें लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, तो इट इज़ ग्रेटर देन एफ स्लाइडिंग, याद रखिएगा। ठीक है, तो वो क्या होती है, वो मैक्सिमम फोर्स होती है। जब बॉडी एक दफ़ा मूव करने लग जाती है और उसके कोल्ड वेल्ड टूट जाते हैं, तो वो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इस तरह से है, और काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इतनी वो ज़्यादा आप नहीं है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को हम बेशक जो है वो स्किप कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी में इन्वॉल्व नहीं है, यहीं पे बस वो म्यू के लिख देना आपने। ठीक है, और इसकी जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी वही, बाकी सारा फॉर्मूला इसका सेम है। ठीक है, जब बुक में नहीं है तो फिर इसको हम जो है वो स्किप कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब इस दफ़ा नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन इन्वॉल्व है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है वो पता होना चाहिए। ठीक है, आगे भी कुछ टॉपिक हैं हमारे, तो वो हम कवर अप करने की कोशिश करते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के बेटा बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस भी हैं और फ्रिक्शन के बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, एडवांटेजेस फ़वाइद कौन कौन से हैं और नुकसानात कौन कौन से हैं। तो एडवांटेजेस के अंदर फ्रिक्शन बिटवीन द सोल ऑफ आवर शूज, ये बेटा सोल है, SOLES, सोल्स ऑफ आवर शूज़ और फीट एंड द ग्राउंड हेल्प अस वॉक। अब हमारी जो जूते के नीचे सोल होता है बेटा, ठीक है, या हमारे पाँव का जो तलवा होता है बेटा, वो आप देखें तो बेटा अगर स्मूथ होगा तो हम चल नहीं पाएंगे। बच्चे अक्सर जो है ना बेटा, उनके सोल जो हैं वो स्मूथ होते हैं। ठीक है, उनमें इतनी वो रफनेस नहीं होती, तो वो अक्सर जो हैं वो फर्श से स्लिप होके गिर जाते हैं। ठीक है, तो अगर फ्रिक्शन जो है वो आपकी क्या होगी बेटा, मौजूद होगी, ठीक है, तो आप चल सकेंगे। ठीक है, इसीलिए आपके जो अच्छे टायर्स होते हैं, वो अच्छे टायर्स जो हैं वो कहते हैं फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड हेल्प्स टू ड्राइव कार। अगर टायर्स अच्छे हैं और वो फ्रिक्शन जो है वो अच्छी फ्रिक्शन जो है जनरेट करते हैं, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड कितनी होती है, 1 होती है। ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये कभी कभार वो पूछ भी सकता है, आपकी बुक में नहीं है इस दफ़ा, हो सकता है ना पूछे, वैसे लास्ट टाइम वो पूछता था ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो टायर एंड रोड के दरमियान कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ये चलने के लिए, आपकी गाड़ी को चलने के लिए रोड्स और टायर्स के दरमियान फ्रिक्शन होना बड़ा ज़रूरी है। फ्रिक्शन होल्ड्स द स्क्रूज एंड नेल्स इन अ वुड। आप कील ठोकते हैं किसी भी लकड़ी के अंदर, कोई स्क्रू टाइट करते हैं, तो वो फ्रिक्शन की वजह से ही बीच में रहते हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो टायर, वो जो कील हैं बेटा, वो तो लकड़ी से बाहर आ जाएंगे, आपकी चीज़ जो है वो इंटेक्ट नहीं रहेगी। यू कैन राइड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, आप जो है वो लिक फ्रिक्शन की वजह से पाते हैं। ठीक है, आप अगर आपका पेन फ्रिक्शन ना हो तो आपका पेन लिखेगा ही नहीं, आपकी बॉल जो है वहाँ पे चलेगा ही नहीं, आपकी इंक जो है वो वहाँ पे वर्क ही नहीं करेगी। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन जो है वो वर्क नहीं करती। फ्रिक्शन कैन समटाइम बी हिंड्रेंस फॉर एग्जांपल। अब फ्रिक्शन वो कह रहा है कि कभी कभार जो है वो फ्रिक्शन मसला भी काज कर फ्रिक्शन जो है वो आपको नुकसान भी देती है, वो मसला भी कॉज करती है, डिसएडवांटेज भी उसके होते हैं। अब वो डिसएडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं। इट स्लोज डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड कॉज हीटिंग एंड मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी। अब ये क्या होती है बेटा, एक रेजिस्टिव फोर्स है। रेजिस्टिव फोर्स होने की वजह से आपको मोशन करना है और ये मोशन को रोकती है, तो ये क्या करती है, स्पीड कम कर देती है, ये स्लो डाउन करती है, स्पीड कम करती है फ्रिक्शन। जैसे कि हवा है, अगर हवा आपके मुखालिफ समत के अंदर है, ठीक है, इफ़ एन एयर इज़ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ यू, इट्स ब्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो फिर क्या होगा बेटा कि वो आप जो है आपको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा, वो आपको रोकेगी हवा। ठीक है, तो आपकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी, तो ये एक कॉज ये है। उसके बाद फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होती है। ठीक है, हीट की वजह से क्या होते हैं, आपकी मशीनरी गर्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है। ठीक है, अक्सर आप अपनी मोटर देखें ना, ठीक है, तो मोटर रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस भी एक किस्म की फ्रिक्शनल फोर्स ही आप समझ लें होती है, तो वो रेजिस्टेंस की वजह से गर्म हो जाती हैं। अक्सर बाइक के अंदर जब चलती है, बाइक जब चलता है उसमें तो इंजन की वजह से भी और जो उसके अंदर गियर्स घूमते हैं उसकी वजह से भी वो गर्म हो जाता है। ठीक है, एनर्जी इज़ वेस्टेड टू ओवरकम फ्रिक्शन। अब इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी वेस्ट होती है हमारी। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़ाया कर देते हैं इसी फ्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए। फ्रिक्शन ना हो
तो हम एक दफ़ा चीज़ को चला दें और चीज़ चलती ही रहे। प्रोड्यूसेस वेयर एंड टेयर, चीज़ें फट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, टायर ख़राब हो जाते हैं, टायर हमारे ख़राब हो जाते हैं, शूज़ हमारे नीचे से ख़राब हो जाते हैं, घिस जाते हैं बिल्कुल। तो वो क्या हो जाता है कि इट प्रोड्यूसेस वेयर एंड टीयर, चीज़ों का घिस जाना, ख़राब हो जाना, घिस पिट जाना, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं जी वेयर एंड टीयर। तो बताइएगा यहाँ तक आपको समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई? अच्छा, बताइएगा एक दफ़ा बेटा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस समझ में आ गए हैं? सारे बता दिया करें जल्दी से। किसी का भी कोई सवाल हो तो वक्त इसीलिए देता हूँ कि आप वो सवाल मुझसे पूछ लिया करें, ठीक है? बात के लिए मैं नहीं रख रहा आजकल, ठीक है? मैं कहता हूँ अभी आपके पास अगर सवाल है तो आपको वक्त है, आप मुझसे वो सवाल पूछ लें, ठीक है? तो आई होप सो किसी का कोई सवाल नहीं है। ओके बेटा जी, नेक्स्ट चलते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है बेटा? एक होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक होती है रोलिंग फ्रिक्शन। मैथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन पहले पढ़ लेते हैं, फिर रोलिंग फ्रिक्शन की तरफ चलते हैं। मैथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम कैसे किया जा सकता है? बाय पॉलिशिंग, वी पॉलिश द रफ सरफेस। पॉलिश करने से क्या होता है बेटा? हम जो है वो स्मूथ कर देते हैं। जैसे कि फर्श होता है तो पहले रफ होता है, ठीक है? फिर फर्श को क्या किया जाता है बेटा? ग्राइंड किया जाता है उसको ना, आपके ना आते हैं और उसको ऊपर से रगड़ा जाता है, वो पत्थर के साथ उसको ग्राइंड किया जाता है। फर्श को जब फर्श ग्राइंड हो जाता है तो फिर उसकी पॉलिशिंग होती है, तो वो बड़ा शाइनी और स्मूथ हो जाता है। कभी आपने अपने घर के अंदर देखा है ना, कभी फर्श डलवाएं तो फर्श के बाद डालने के बाद उसको ग्राइंड किया जाता है, फिर उसकी पॉलिशिंग की जाती है, फर्नीचर की पॉलिशिंग की जाती है। जब पॉलिशिंग की जाती है तो वो क्या होता है कि वो पॉलिश जो है, अब होता यूँ है बेटा कि इस तरह से रफ सरफेस होती है ना, ऐसे ऐसे रफ सरफेस, आप ये समझ लें रफ सरफेस है। अब इस रफ सरफेस के ऊपर क्या हो जाता है बेटा कि पॉलिश जो है वो अपनी लेयर बना लेती है। पॉलिश क्या करती है बेटा? इस तरह से अपनी लेयर बना लेती है। जब पॉलिश अपनी लेयर बना लेती है तो ये रफनेस कम हो जाती है। इस रफनेस के कम होने की वजह से आपके पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम हो जाती है, ठीक है? सो दिस इज हाउ पॉलिशिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। सेम इज द केस विद द लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या होती हैं बेटा? इंजन ऑयल्स वगैरह। गाड़ियों के अंदर या बाइक के अंदर इंजन ऑयल डलता है, ये लुब्रिकेंट्स डाले जाते हैं। जो सिलाई मशीन होती है, सिलाई मशीन के अंदर भी एक वो ऑयल डलता है, ठीक है? वो कहते हैं मशीनों वाला ऑयल उसके अंदर डालते हैं, ठीक है? वाइट से कलर का, ठीक है? उसकी डेंसिटी कम होती है, विस्कोसिटी भी उसकी कम होती है, आम जो है। उसके बाद मोटर्स के अंदर जो पानी वाटर पंप्स होते हैं उनके अंदर भी, उनके जो पंप होते हैं उसके अंदर भी क्या होता है बेटा? लुब्रिकेंट ऐड किया जाता है। तो लुब्रिकेशन जो है वो की जाती है फ्रिक्शन को कम करने के लिए। फ्रिक्शन विद सर्टेन लिक्विड इन लेस देन ऑफ सॉलिड सरफेस। ये लेस देन क्या है? फ्रिक्शन इज लेस देन दैट ऑफ सॉलिड सरफेस, देयरफॉर ऑयल और ग्रीस इज अप्लाइड। क्या किया जाता है बेटा कि किसी दो सॉलिड सरफेसेस के दरमियान जो है वो ऑयल डाला जाता है, ठीक है? उस ऑयल की वजह से क्या होता है बेटा कि वो स्मूथनेस आ जाती है। उसी तरह पिट्स एंड बम्प्स जो हैं, ये जो पिट्स एंड बम्प्स होते हैं ना इस तरह से, ठीक है? इनके ऊपर ऑयल अपनी क्या कर लेती है? लेयर बना लेती है। ऑयल जब अपनी लेयर बना लेती है तो वो इस ऑयल की लेयर के ऊपर जो है वो क्या करते हैं? स्लाइड करने लग जाते हैं, तो इससे भी फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाती है। तो बाय यूजिंग ऑयल फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है? देन बाय यूजिंग बॉल बेरिंग, ये गोलियां, बॉल बेरिंग, ठीक है? सो बॉल बेरिंग क्या होते हैं बेटा? ये इस तरह की ना गोलियां होती हैं ये वाली, और ये बॉल बेरिंग्स क्या करती हैं? दे रिड्यूस जो है वो फ्रिक्शन। ये आपकी साइकिल के अंदर जहाँ भी व्हील होता है, साइकिल के अंदर, स्पिनर के अंदर, बच्चे जो हैं वो फिजेट स्पिनर इस्तेमाल करते हैं, तो फिजेट स्पिनर बहुत ज़्यादा घूमता रहता है, उसके अंदर ये बॉल बेरिंग्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है? उसके बाद साइकिल के अंदर ये होते हैं, बाइक के अंदर ये होते हैं, ठीक है?
फैंस के अंदर ये जो है वो फिजिट्स ये जो है वो बॉल बैरिंग्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है और रोलिंग फ्रिक्शन क्या है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो लेट्स, रोलिंग फ्रिक्शन के बाद मैंने स्लाइडिंग फ्रिक्शन किधर रखी है, पता नहीं, स्लाइडिंग नहीं है, पता नहीं, स्लाइडिंग ऐड नहीं की मेरे ख्याल से मैंने, यह है ही सिर्फ रोलिंग फ्रिक्शन। अच्छा, बुक में है ही रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं है ही नहीं। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, वो कहते हैं व्हेन बॉडी रोल्स ओवर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई बॉडी रोल कर जाती है दूसरी बॉडी के ऊपर तो उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। पेज नंबर 102 के ऊपर, पेज नंबर 102 के ऊपर जो है वो ये आपकी लिखी हुई है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो लेस, वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, वाई, क्वेश्चन ये आएगा वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों होती है, जवाब दें, ठीक है। ये देखेंगे रोल हो रही है यहाँ पे चीज़ और यहाँ पे स्लाइड हो रही है, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर दो वजूहात हैं बेटा इसके कम होने की। पहला, रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर जो कांटेक्ट एरिया होगा आपका, यहाँ पे देखें बेटा ये सारे का सारा कांटेक्ट एरिया है, ये सारे का सारा, ये जो मैंने येलो कर दिया ये क्या है, कांटेक्ट एरिया, ठीक है। इसको आप डायग्राम 2 कह दें, इसको डायग्राम 1 कह दें। यहाँ पे कांटेक्ट एरिया ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। कांटेक्ट एरिया ये वाला। अब मुझे बताइएगा कि कांटेक्ट एरिया किस वाली डायग्राम के अंदर ज़्यादा है, 1 या 2 में। ओहो, ये क्या आ गया, कांटेक्ट एरिया किस वाली फोर्स डायग्राम के अंदर ज़्यादा है, 1 या 2। इजी कह रहा है जी, आई कैन सी द प्रेजेंटेशन। और किसको प्रेजेंटेशन नहीं नज़र आ रही, एक मिनट, स्क्रीन शो नहीं हो रही, वेट करें वेट करें। अच्छा अच्छा अच्छा, अब शो हो रही है, पता नहीं क्यों ख़त्म हो गई थी, कहाँ तक शो नहीं हुई थी। कहाँ तक एडवांटेज मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन नज़र आए थे। अच्छा, रोलिंग के स्टार्ट से, ठीक है, रोलिंग नहीं है, हम रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर ही हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि क्या किस वाली डायग्राम के अंदर कांटेक्ट एरिया जो है वो कम है। ये जो येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे ये सारा, ठीक है, और ये वाला सारा, ठीक है, दिस वन इज़ कांटेक्ट एरिया। तो कांटेक्ट एरिया किस वाले में ज़्यादा है, 1 वाले में या 2 वाले में। 2 में ज़्यादा है। अच्छा, अब फ्रिक्शन किस में ज़्यादा होगी, 1 या 2 में। फ्रिक्शनल फोर्स किस में ज़्यादा होगी, अली कह रहा है 1 में। अच्छा, ये फौजिया सुल्ताना कौन है भाई, 3 में। बेटा आप CSS करें, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। गलती से सर, ठीक है बेटा, मैंने कहा माहौल कर रही है सर के साथ। ठीक है, तो 2 वाली में,
ठीक है। 2 वाले के अंदर, 2 वाले के अंदर जो है वो, क्योंकि कांटेक्ट फोर्स ज़्यादा है अली, जब कांटेक्ट फोर्स, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि फ्रिक्शनल फोर्स इज़ आ कांटेक्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स ज़्यादा होने की वजह से सेकेंड वन के अंदर जो है वो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या है, कांटेक्ट एरिया ज़्यादा होता है। सबसे पहले क्या, ज़्यादा कांटेक्ट एरिया। सेकेंड, इसके इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर कोल्ड वेल्ड ब्रेक नहीं होते, इसके अंदर कोल्ड वेल्ड ब्रेक नहीं होते बेटा। अगर इस तरह से है ना सरफेस, तो उसके ऊपर जो वो रोल करती है बॉडी, तो बेटा वो ऐसे ही ऊपर से रोल करके गुजर जाती है, ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं होती। कोल्ड वेल्ड्स को ब्रेक नहीं किया जाता, ब्रेक किए बगैर ऊपर से गुजर जाया जाता है, तो नो ब्रेकेज ऑफ कोल्ड वेल्ड। आप ये कह लें कि नो ब्रेकेज ऑफ कोल्ड वेल्ड, ठीक है। आप ये भी कह लें लेस कांटेक्ट एरिया। ओ ये लेस मैंने कैसे लिख दिया, ठीक है। आप लिखते हैं लेस कांटेक्ट एरिया और नो ब्रेकेज ऑफ कोल्ड वेल्ड। तो लेस कांटेक्ट एरिया होने की वजह से और लो ब्रेकेज ऑफ कोल्ड वेल्ड, नो ब्रेकेज ऑफ कोल्ड वेल्ड होने की वजह से जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। उसके बाद ड्रैग फ्लूइड फ्रिक्शन आपकी एक 102 पेज के ऊपर इसने ऐड की है। Heat and wear similarly threads. ड्रैग फोर्स, हवा की जो फोर्स, या बेटा फ्लूइड, फ्लूइड क्या होता है सबसे पहले अब आप समझिएगा, ठीक है। व्हाट इज फ्लूइड, फ्लूइड क्या होता है बेटा, हाँ, वाटर एंड सन। बॉल बेयरिंग्स कैसे फ्रिक्शन कम करते हैं, अच्छा मुझसे ना पूछ रही हैं कि बॉल बेयरिंग कैसे जो है वो फ्रिक्शन कम करते हैं। मैं बॉल बेयरिंग्स आपके साथ शेयर करता हूँ ना, ठीक है। वेट करें बेटा, मैं कोशिश करता हूँ, वीडियो के अंदर इसको सर्च करता हूँ, और कोई वीडियो मुझे मिलती है तो एक तो बॉल बेयरिंग के अंदर बेटा क्या होती है ना कि कांटेक्ट एरिया कम होता है। इसमें बिल्कुल इसी तरह है कि बेटा इसमें रोलिंग फ्रिक्शन होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं होती, ठीक है साथिया। बेटा इसमें स्लाइड नहीं करती, ऑब्जेक्ट रोल करते हैं। जब ऑब्जेक्ट रोल करते हैं तो रोलिंग फ्रिक्शन अभी हमने पढ़ा है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती हैं। क्यों, क्योंकि इसमें कांटेक्ट एरिया कम होता है और कोल्ड वेल्ड्स को ब्रेक नहीं करना पड़ता। कोल्ड वेल्ड्स को ब्रेक करने के अंदर ज़्यादा फोर्स लगती है, जिस वजह से फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होती है, ठीक है। बाकी मैं अभी पता नहीं सर्च कर रहा हूँ, एक यूट्यूब की वीडियो थी, मुझे मिली तो थी, मैं आपके साथ दोबारा फिर बाद में शेयर कर दूंगा। ये भी ओपन नहीं हो रही है, ठीक है, ओपन होगी तो बाद में फिर शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो समझ में आया, मुझे बताएं कि सादिया आपको कि कैसे जो है वो बॉल बेयरिंग यूज़ करने से आपकी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम हो जाती है। अच्छा आ गई समझ। अब मुझे बताएं फ्लूइड क्या होता है, मेरा सवाल वही है, व्हाट इज़ फ्लूइड। कोई डेफिनेशन बता सकता है, गैस एंड लिक्विड आर फ्लूइड, मिस फ्लूइड कह रहा है, यस। Look at this, but is saying that liquid.
कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स सच एज गैसेस एंड मॉलिक्यूल्स। नहीं, मुझे कोई सही सर बुक में है, बुक में का मुझे नहीं पता। फ्लूइड का लफ्ज़ ही फ्लूइड से निकला है ना। सब्सटेंसेस या मटेरियल्स दैट कैन फ्लो बेटा, दैट कैन फ्लो, जो बह सकते हो बेटा, लाइक लिक्विड, सॉलिड नहीं है इसमें, डॉलर बना देते, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, लिक्विड और गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो फ्लो कर सकते होते हैं। ठीक है, तो उनको जो है वो क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। वो सब्सटेंसेस जो कि फ्लो कर सकते हो जैसे लिक्विड एंड गैसेस, दे आर कॉल्ड फ्लूइड। अब फ्लूइड ड्रैग फोर्स है। फॉर एग्जांपल कोई इंसान पानी के अंदर अगर तैरता है, पानी के अंदर स्विम करता है, तो पानी जो है वो उसको एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी। अगर आप बाइक के ऊपर जा रहे हैं तो आपको बाइक के ऊपर सामने से हवा लगती है। ठीक है, बाइक के ऊपर सामने से हवा लगती है आपको, तो वो क्या होती है कि वो एयर की जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स होती है, एयर की फोर्स होती है, उसको आप क्या कहते हैं बेटा, ड्रैग फोर्स। ये जो फ्लूइड आपको फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है इसको आप कहते हैं ड्रैग फोर्स। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, 6 पाई ईटा वी टी, वो आपके वो नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। एफ डी इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। ठीक है, 6 पाई ईटा वी टी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है ड्रैग फोर्स का, आपकी बुक में नहीं दिया गया। आपकी बुक के ऊपर 104 पेज के ऊपर टर्मिनल वेलोसिटी दी गई है। ये जो वी टी होता है ना, इसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। और ये जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये टर्मिनल वेलोसिटी है। ठीक है, तो इसको आप जो है वो समझ लें। ओके, हो गया। ठीक है, तो अब ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, ज़रा मुझे बताएं, आपने इससे पहले टर्मिनल वेलोसिटी कहाँ पे पढ़ी है? जल्दी जल्दी बताएं, टाइम थोड़ा रह गया बेटा। ये टर्मिनल वेलोसिटी आपने कहाँ पे पढ़ी है बेटा? ये टर्मिनल वेलोसिटी आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, जब आपने बेटा काइनेटिक इक्विलिब्रियम पढ़ा था। ठीक है, कि जब मैंने आपको बताया था कि जब कोई बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जब मूव करती है तो वो जो है वो क्या होती है, काइनेटिक इक्विलिब्रियम के अंदर होती है। अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज इन काइनेटिक इक्विलिब्रियम। याद है किसी को? नहीं याद? उसको याद ज़रा जाके दोबारा देखिएगा। ठीक है, ज़रा जाके ना दोबारा से देखिएगा बेटा। ठीक है, तो अब ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है बेटा? ये वही कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कहते हैं। ये क्या होती है, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। अब बेटा क्या होता है कि आप अपनी अगर बुक का पेज नंबर 104 खोलें तो एक पैराट्रूपर जो है बेटा, एक मास जो है वो नीचे आ रहा है। ठीक है, अब मास नीचे आएगा बेटा, जैसे जैसे वो नीचे आएगा ना तो उसकी एक्सेलरेशन पहले बढ़ेगी, पहले उसकी एक्सेलरेशन बढ़ेगी और उसके ऊपर ड्रैग फोर्स एफ भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे वो नीचे की तरफ ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा, ज़्यादा फोर्स के साथ आएगा बेटा, ऐसे ऐसे ड्रैग फोर्स भी बढ़ेगी। एक वक्त ऐसा आ जाएगा बेटा कि जो नीचे वाली जो वेट है इसका और जो ड्रैग फोर्स है, दे नियरली इक्वल टू ईच अदर, दे आर नियरली इक्वल टू ईच अदर। अब ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। अब ऐसी कंडीशन के अंदर बेटा बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेगी। बॉडी क्या अटेन कर लेगी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है,
अब फॉर एग्जांपल एक मास ने जंप कर दिया, एक पैराट्रूपर ने आसमान से हेलीकॉप्टर से जंप कर दिया और वो जंप करके नीचे आ रहा है। पहले उसकी एक्सेलरेशन बढ़ी, पहले उसका ग्राफ इस तरह था, ठीक है। फिर क्या हुआ बेटा कि जब उसकी ड्रैग फोर्स और वेट बराबर हो गया, ड्रैग फोर्स बढ़ते बढ़ते वेट के बराबर हो गई, अब जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या हो गई बेटा, उसकी वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट हो गई। ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है ग्राफ के अंदर अगर आप देखें, ये स्पीड टाइम ग्राफ होगा, ठीक है। कि यहाँ पे कौन सा ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ। ओहो टाइम चलें थोड़ा सा, असल में मैं टाइम थोड़ा रह गया क्लास के अवर होने में, तो मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा जल्दी कर लें। तो ये क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ है। पहले क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुई, फिर जो है वो क्या हो गई, यहाँ पे आके वेट जो है वो ड्रैग फोर्स के बराबर हो गया। जब वेट ड्रैग फोर्स के बराबर हुआ बेटा, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर ली उसने। वो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या कहलाती है, टर्मिनल वेलोसिटी। दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। और फिर क्या होता है, फिर वो पैराशूट को जब ओपन करेगा तो वो डिसेलरेट करने लग जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो पैराशूट को ओपन करेगा तो उसकी वेलोसिटी ऐसे डिसेलरेट होने लग जाएगी। तो ये ग्राफ भी आई होप से आपको समझ में आया होगा। आया नहीं आया? 1 मिनट लेफ्ट, पता नहीं। हाँ ये टाइम लिखा आता है, 3 मिनट्स रहते हैं बेटा। यू कॉल्स एंड इन 3 मिनट्स। अच्छा जी बताएं क्या कहते हैं आप मिस फरूक, कब? सर आप एक बात पूछनी है कि आपने डायनेमिक 1 करवाया था। डायनेमिक 1 कंप्लीट नहीं हुआ अभी, वो क्लास में मैंने कंप्लीट करवाना है। बाकी बताएं, ड्रैग फोर्स की समझ में आई है क्या होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी की समझ में आई है क्या होती है बेटा? किसी को नहीं समझ में आई तो अभी बता दें, मैं आफ्टर द क्लास उसको ग्रुप में समझा दूंगा। आ गई है? चलें भाई, इससे पहले कि वो हमारी क्लास को ख़त्म करे, हम खुद ही अपनी क्लास को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बेटा। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा।